है, वो किशमिश खाता है, वो 50 रुपए किलो दूध। हर बाबा की तोंद 1.5 कुंटल की होती है। कैसी होती है? मुफ्तखोर लोग हैं। मुफ्तखोरों की क्या बात करनी है? ये बताएंगे देश कैसे चलेगा? जिनको अपने पेट से ज़्यादा कुछ चिंता नहीं है, जिन्होंने सारे आश्रमों की अगर जांच करा ली जाए तो पता चलेगा कि ज़मीनों का कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। धर्म के नाम पर लोगों को लूटने वाले लोग बात करेंगे कि देश कैसे चलेगा। अरे तुम्हारा तोंद कैसे चलेगा, पहले इसकी फिक्र करो। ये किसी बाबा को काम करते देखा है? जैसे हम लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहते हैं। किसान खेती करता है, नौजवान पार्ट टाइम कोई काम करता है, महिलाएं घर में काम करती हैं, नौकरी भी करती हैं, पुरुष भी कुछ और काम करते हैं। आपने बाबा को कभी कोई खाने के लिए काम करते देखा है? नहीं देखा ना। पुजारी। हाँ, तो सोचिए कि कहाँ भी तो बहुत, लेकिन वो कहाँ से 200 रुपए किलो सेब खाता है, कहाँ से वो 100 रुपए किलो पपीता खाता है, वो काजू खाता है, वो किशमिश खाता है, वो 50 रुपए किलो दूध। हर बाबा की तोंद 1.5 कुंटल की होती है। कैसी होती है? मुफ्तखोर लोग हैं। मुफ्तखोरों की क्या बात करनी है? ये बताएंगे देश कैसे चलेगा? जिनको अपने पेट से ज़्यादा कुछ चिंता नहीं है, जिन्होंने सारे आश्रमों की अगर जांच करा ली जाए तो पता चलेगा कि ज़मीनों का कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। धर्म के नाम पर लोगों को लूटने वाले लोग बात करेंगे कि देश कैसे चलेगा। अरे तुम्हारा तोंद कैसे चलेगा, पहले इसकी फिक्र करो। एक बाबा चाहिए तो सिर्फ बाबा साहब चाहिए जी। इस देश में सिर्फ एक ही बाबा की ज़रूरत है। ये घंटा बाबा, ये चिमटा बाबा, ये टमटा बाबा, ये नंगा बाबा, ये कंप्यूटर बाबा, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। एक ही बाबा चाहिए, बाबा साहब बस। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसका उनको खुद ही नहीं पता है। अतीक अहमद के बेटे का असद का एनकाउंटर किया जा सकता है तो नासिर जुनैद के हत्यारों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता है? और हेमंत उस जागरूकता के लिए उनका समर्पण देखकर बहुत न केवल ये खूबसूरत है बल्कि मुझे लगता है कि ये नई दुनिया बनाने की जो ज़िद उनके अंदर है उसका कोई न कोई अच्छा नतीजा आज नहीं तो कल ज़रूर निकलेगा। सर बाबा नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज़। अभी हम हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा शख्सियत हैं नवीन कुमार जी, जो आर्टिकल 19 यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बड़े बड़े पत्रकार हाउस में काम किए हैं लेकिन बहुजनों को काम करने नहीं दिया जाता है। आइए आज उनसे मिलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर सिवान की धरती, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसा महसूस कर रहे हैं सिवान की धरती पर आकर के? ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिलने जैसा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जी। अभी भी है और मैं सोच रहा था कि ऐसी हालत में चलना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया और लोगों से मिला, लोगों का उत्साह देखा तो मुझे लगा कि यहाँ ना आके गलती होती। तो मेरी जैसी भी स्थिति थी, अभी जो मैंने अपना भाषण दिया है वो भी दवा खाकर दिया है ताकि मैं उतनी देर कम से कम बोलने के लायक रहूं। तो मुझे आकर यहाँ के लोगों का उत्साह देखकर, जागरूकता देखकर और उस जागरूकता के लिए उनका समर्पण देखकर बहुत न केवल ये खूबसूरत है बल्कि मुझे लगता है कि ये नई दुनिया बनाने की जो ज़िद उनके अंदर है उसका कोई न कोई अच्छा नतीजा आज नहीं तो कल ज़रूर निकलेगा। सर बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। देश का प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम युद्ध की धरती से नहीं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन बाबा साहब का जो मूलभूत जो बुंदे हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसका उनको खुद ही नहीं पता है। फिर पता किसको है? नहीं पता, हमको और आपको है। प्रधानमंत्री जी छोड़ दीजिए संविधान, लोकतंत्र और बाकी चीज़ें। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोज़गार देंगे, कहाँ है? उन्होंने कहा था कि हम संविधान का पालन करेंगे। उनका क्या नारा था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा था। तो नासिर और जुनैद के हत्यारे आज़ाद कैसे हैं? हाँ, अगर अतीक अहमद के बेटे का असद का एनकाउंटर किया जा सकता है तो नासिर जुनैद के हत्यारों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता है? और हेमंत यादव, मैं उसकी बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ इन तमाम चीज़ों को क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं कई बार
ऐसा लगता है जैसे उनके किसी भी कहे का वो कहते कुछ है करते कुछ है। कुल मिलाकर मामला ये है कि भारत की साधारण जनता के लिए जो शांति चाहती है, जो भाईचारा चाहती है, जो ममत्व चाहती है, जो न्याय चाहती है, उसके लिए न केवल प्रधानमंत्री बल्कि उनकी पूरी सरकार अविश्वसनीय हो गई है। और क्या आज बाबा साहेब जिस तरीके से चाहते हैं कि समता मूलक भारत का निर्माण किया जाए, इसमें दलितों का भी जो पूरी हक मिले, वो आज कहाँ दलित वंचित रह जा रहा है? क्या हक अपना लेने में कामयाब हो रहा है? मैं तो इसको भी छोड़ दे रहा हूँ कि दलितों का हक मिल रहा है कि नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो सवर्ण लोग हैं वो जाग क्यों नहीं रहे हैं। वो भी जब भाई हक केवल दलितों का थोड़ी मारा जा रहा है, जब नौकरी नहीं होगी सरकार के पास तो सबका हक मारा गया ना। जब सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा ठीक तरीके से तो वहाँ केवल दलित थोड़ी इलाज कराता है। जब सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में बढ़िया और सस्ती पढ़ाई नहीं होगी तो वहाँ केवल दलित थोड़ी पढ़ने जाते हैं। आप बताइए कितने सवर्णों की हैसियत है, माली हैसियत, जो 10 लाख रुपए एक बच्चे के 1 साल की फ़ीस भर सकते हैं, एमिटी की या अशोका की या बेनेट यूनिवर्सिटी की। कितने सवर्णों की हैसियत है। हाँ, ये बात सच है कि इसकी चपेट में ये जो प्राइवेटाइजेशन है, जो निजीकरण है, उसकी चपेट में दलित, ओबीसी, आदिवासी, पसमानदा ज़्यादा आएगा। इसलिए हम लड़ते हुए दिख रहे हैं और वो अभी पानी की धार देख रहे हैं। आप लिख लीजिए, आने वाले दिनों में सारे सवर्ण इस मूवमेंट के साथ खड़े होंगे, बाबा साहब के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अपने आप को बचाने का संविधान के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है कि मंदिर बना के, घंटा घड़ियाल हिला के, पूजा करा के, रामनामी झंडा लहरा के किसी का कोई फ़ायदा होने जा रहा है, किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव होने जा रहा है, किसी की ज़िंदगी बेहतर होने जा रही है। कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, जो बहुत सारे बाबा लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा लोग, देखिए बाबा लोग दरअसल ये बाबा लोग कौन होते हैं? बाबाओं की अपनी ट्रेजेडी है और बाबाओं पर पीएचडी होनी चाहिए और एक पीएचडी से नहीं होगा, बहुत सारी पीएचडी करनी पड़ेगी। एक मेरी समझ में नहीं आता, मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ही बताइए, आपने किसी बाबा को काम करते देखा है? जैसे हम लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहते हैं। किसान खेती करता है, नौजवान पार्ट टाइम कोई काम करता है, महिलाएं घर में काम करती हैं, नौकरी भी करती हैं, पुरुष भी कुछ और काम करते हैं। आपने बाबा को कभी कोई खाने के लिए काम करते देखा है? नहीं देखा ना। पुजारी। हाँ, तो सोचिए कि कहाँ भी तो बहुत, लेकिन वो कहाँ से 200 रुपये किलो सेब खाता है, कहाँ से वो 100 रुपये किलो पपीता खाता है, वो काजू खाता है, वो किशमिश खाता है, वो 50 रुपये किलो दूध। हर बाबा की तोंद 1.5 कुंटल की होती है। कैसे होती है? मुफ्तखोर लोग हैं। मुफ्तखोरों की क्या बात करनी है? ये बताएंगे देश कैसे चलेगा? जिनको अपने पेट से ज़्यादा कुछ चिंता नहीं है, जिन्होंने सारे आश्रमों की अगर जांच करा ली जाए तो पता चलेगा कि ज़मीनों का कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। धर्म के नाम पर लोगों को लूटने वाले लोग बात करेंगे कि देश कैसे चलेगा। अरे तुम्हारा तोंद कैसे चलेगा, पहले इसकी फिक्र करो। ये तोंद इनकी बंद हो जाएगी आने वाले दिन में? चढ़ावा बंद होगा? ये तो डिपेंड करता है हम लोगों पर। हम जितने लोग जितनी जल्दी तार्किक हो जाएंगे जी, जितने लोग हम संविधान परस्त हो जाएंगे, जितने लोग लोकतंत्रवादी हो जाएंगे, जितनी जल्दी उतनी जल्दी ये सारे धंधे जो है ना बंद हो जाएंगे। इस देश को बाबा, अगर इस देश में कोई एक बाबा चाहिए तो सिर्फ बाबा साहब चाहिए जी। इस देश में सिर्फ एक ही बाबा की ज़रूरत है। ये घंटा बाबा, ये चिमटा बाबा, ये टमटा बाबा, ये नंगा बाबा, ये कंप्यूटर बाबा, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। एक ही बाबा चाहिए, बाबा साहब, बस। सर आखिरी में क्या कहिएगा? आपने बिहार के एक विवादित यूट्यूबर, लोग कहते हैं, उन्हीं के समाज के लोग कहता है कि ये मतलब गरीबों का आवाज़ उठाते थे और आज सरकार जो है कि उन पे एनएसए लगा दी। कहाँ तक जायज़ है? देखिए, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ, जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि उस पर एनएसए लगाना कितना जायज़ है, पहले उसको जवाब देना पड़ेगा कि कफ़ील खान को बेमतलब देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद करना कितना जायज़ है। उनको जवाब देना पड़ेगा सफूरा जरगर को जेल में बंद करना कितना जायज़ है। छोड़िए तो मुसलमान थे, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को बंद करना कितना जायज़ था।
चंद्रशेखर रावण को बंद करना कितना जायज़ था? जब इन सारे सवालों का, डॉक्टर कफील को जेल में बंद करना कितना जायज़ था? उमर खालिद, शर्जील इमाम, जब वो लोग इन सारे सवालों का जवाब दे देंगे, फिर हम भी इस सवाल का जवाब दे देंगे। वो दे नहीं रहे, दिन रात सरकार। हाँ तो ठीक है, क्योंकि उनको पता है ना, खेल है, उनको पता है क्यों नहीं दे रहे हैं। फंसाया जा रहा है झूठ मूठ का। हम देखिए, उनका विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरा इस देश की न्यायपालिका में, लोकतंत्र में बहुत भरोसा है। इस देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका के पास बहुत चीज़ों का, देखिए लोकतंत्र की जो चक्की है ना जी, वो थोड़ा धीमे पीसती है लेकिन महीन पीसती है। तो थोड़ा हम लोग इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। सर आखिरी में एक सवाल ले लेते हैं सर, क्या कहिएगा जो SC ST OBC के जो बहुसंख्यक आबादी है, वो संविधान को के जो आंदोलन है उसमें बहुत नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत जिस तरीके से पहुंचना चाहिए, जो रफ्तार होनी चाहिए उस तरीके का नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? इसके पीछे एक बड़ी वजह मैं देखता हूँ, वो है शिक्षा तक पहुँच का ना होना। अभी भी बहुत मतलब दलितों की खास करके और आदिवासियों की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसकी शिक्षा तक आसान पहुंच नहीं है। वो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में फंसा हुआ है, तो उसके पास फुर्सत नहीं है और इतनी मोहलत नहीं है कि वो अपने रोज़ के खाने पीने और ज़िंदगी चलाने से आगे जाकर संविधान और लोकतंत्र इन सब के बारे में सोच सके। इसीलिए तो ये लोग चाहते हैं ना कि शिक्षा की पहुंच ना हो लोगों तक। आप इस दुष्चक्र को समझिए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब आदमी तक शिक्षा पहुँचे, दलित आदिवासी। हाँ, तो जब शिक्षा नहीं पहुँचेगी तो आप लोकतंत्र की बात भी नहीं करेंगे, संविधान की बात भी नहीं करेंगे, आप मनुष्यता की बात भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि जब शिक्षा नहीं होगी तो दो फ़ायदा है इसका। एक तो ये कि आप रोज़गार और नौकरी इन सब की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि कह देंगे आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लायक नहीं हैं। और दूसरे सवाल उठाएंगे तो सवाल से भी बच गए। तो सवाल से और रोज़गार के अवसर दोनों से बच गया। तो इसलिए ये नहीं चाहते। ये स्कूल कॉलेज में आपका भाषण काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था कि मिनिस्ट्री मीडिया को हम लोग दोस्त क्यों देते हैं, वो बनाया है अपने लिए। तो ये काफ़ी क्या सोचते हैं? देखिए, बहुजन समाज मीडिया को नहीं खड़ा कर पा रहा है। मेरी बहुत इस पर मैं हर जगह ये बात करता हूँ, मैं हर मंच से लोगों से अपील करता हूँ कि आप इस पर गंभीरता से सोचिए, आप अपने पत्रकारों को पहचानिए, आप उनका साथ दीजिए, उनकी ज़रूरतों और उनके संसाधनों को समझ के और उसको एक सांस्थानिक स्वरूप देने के बारे में सोचिए। लेकिन ये काम दरअसल ना दो लोग कर सकते हैं, या तो पॉलिटिकल लोग कर सकते हैं, राजनीतिक स्तर पर इसका समाधान हो सकता है, और दूसरा इसमें पूंजी बहुत चाहिए। तो हमारे वो लोग कर सकते हैं जिनके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ज़्यादा पैसा है, मतलब थोड़ा पैसा। जैसे बहुत बाबा साहब ने एक मूवमेंट चलाया था, पे बैक टू सोसाइटी, कि समाज को वापस करिए। आपका रोज़गार हो गया, खाना पीना हो गया, अच्छा मकान हो गया, गाड़ी घोड़ा बंगला, अब कुछ वापस करिए समाज को। तो पे बैक टू सोसाइटी का मुझे लगता है कि जब तक कि हमारे अपने मीडिया घराने, एक बड़ा टीवी चैनल, एक बड़ा अंग्रेज़ी का अखबार, 2-3-4 रीजनल लैंग्वेज के अखबार, 4-5 बड़ी पत्रिकाएं, जब तक ये सब कई ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट, ये सब नहीं खड़ा हो जाता है, तब तक ये हमारे तबके से आने वाले नेताओं का, अधिकारियों का, क्योंकि बामसेफ का एक बड़ा आंदोलन रहा है, DS4 का भी रहा है, तो सबकी ये प्राथमिकता में होना चाहिए कि अपना एक ढांचा, मीडिया का ढांचा, मजबूत ढांचा खड़ा किया जाए और उसको एकदम मिशन मोड के लोगों के हवाले कर दिया जाए। उसको वो लोग ना चलाएं जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। अब ये इस पर बैठकर बात हो सकती है कि आप इस पर कोई ट्रस्ट बनाएं, लोगों को ट्रस्टी रखें और उनको सौंप दें जी, और वो एक आइडियोलॉग की तरह काम करें, बुद्धिजीवियों की तरह उसको चलाएं। और मेरा दावा है कि जिस दिन ये सोच लिया जाएगा ना, उस दिन भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार खड़ा हो सकता है, संसार का सबसे बड़ा टीवी चैनल खड़ा हो सकता है, संसार की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पत्रिका निकल सकती है। लेकिन पहले हमारी नीयत तो साफ़ हो कि हम ये करना भी चाहते हैं या नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम दिए सर।
ये थे नवीन सर और इन्होंने साफ साफ कहें कि अगर बहुजन समाज के जितने भी लीडरशिप की पार्टियां हैं या नेता हैं या बिजनेसमैन हैं, यदि वो मीडिया की ताकत समझ लें तो वाकई में इस देश में परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है और दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली पत्रिका भी बन सकती है। धन्यवाद। आभार। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं विकास।